Good morning, 9th Standard English Medium GT शीट विद्यालय वेरी वार्मफुल वेलकम इन वीडियो लेक्चर सीरीज। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में आपसे बात करेंगे। ओके गाइस, 9th इंग्लिश के सभी विद्यार्थियों छात्रों को पता है कि पिछले कुछ वीडियो लेक्चर के पहले हमने मुहावरे के बारे में बात की थी और आज हम अशुद्ध और शुद्ध वाक्य रचना, आपकी पाठ्य पुस्तक में एक ऐसा व्याकरण का मुद्दा है जिसका नाम है अशुद्ध और शुद्ध वाक्य रचना, पेज नंबर 20 पर है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी पाठ और काव्य के साथ साथ अगर हम व्याकरण और लेखन विभाग की भी चर्चा करें तो सभी मुद्दे एक साथ धीरे धीरे आते रहेंगे, तो कुछ नयापन भी लगेगा और हम व्याकरण में भी सबके साथ रहेंगे। और व्याकरण के कुछ मुद्दे बीच में समझने से एक फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे हम पाठ पढ़ते जाते हैं उसमें जो ग्रामर आता है उससे हम ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। ज़्यादातर 9th इंग्लिश में अगर हिंदी व्याकरण के बारे में बात करें तो कहावतें, शब्द समूह के लिए एक शब्द, मुहावरे, भाववाचक संज्ञा, कर्तुवाचक संज्ञा, विरोधी शब्द, समानार्थी शब्द जिसे अनुलोम विलोम शब्द भी कहते हैं, कभी कभी संधि भी आती है और ऐसे कुछ विशेषण भी आते हैं और ऐसी कुछ व्याकरण संबंधी कुछ ऐसी बात है जिसमें वाक्य रचना के बारे में भी बताया जाता है। कभी कभी विराम चिन्हों के भी बारे में बताया जाता है। जैसे हम हिंदी टेक्स्ट बुक में अगर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ेंगे तो लेसन नंबर 3 के बाद मुहावरे जिसके बारे में हमने बात कर ली है, आज लेसन नंबर 5 के बाद है अशुद्ध और शुद्ध वाक्य रचना जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। उसके बाद है कहावतें, उसके बाद है वर्तनी, ये भी बहुत समझने वाला मुद्दा है वर्तनी। फिर है शब्द संरचना, वो भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। और फिर है वाक्य और वाक्य के प्रकार, जैसे गुजराती में वाक्य के प्रकार आते हैं वैसे हिंदी में भी है, वो भी मैं आपसे बात करूँगी। फिर है स्वर संधि और समास। तो इनमें जो व्याकरण के मुद्दे अनुक्रमणिका में विदित किए गए हैं उस व्याकरण के सभी मुद्दों को हम बारी बारी वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो आज हम बात करेंगे अशुद्ध और शुद्ध वाक्य रचना। कभी कभी कोई इंसान जब व्याख्यान करता है या बोलता है तो हम सुनते हैं तो उनकी गलती हमारे समझ में जल्दी आ जाती है कि यहाँ पे इसने गलती की, ये शब्द इसने गलत बोला, यहाँ पे ऐसा उच्चार होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत उच्चार हुआ, यहाँ उसे क्वेश्चन मार्क है तो ऐसा भाव प्रदर्शित करना चाहिए। तो ये सब जैसे सुनने में अच्छा लगता है वैसे सभी को प्रयास भी करना चाहिए कि बोलने में भी शुद्धता रखनी चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी बोली अगर आप बोले, हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, गुजराती बोले, जो भाषा है उस भाषा के माध्यम में जो स्वर है यानी कि जो वॉवेल्स की बात होती है उसका उच्चारण शुद्ध तरीके से करना चाहिए, तभी कोई भी अगर कुछ पढ़े या कुछ बोले तो अच्छा लगता है। तो सबसे पहले भाषा में शुद्धता ज़रूरी है। जैसे बोलने में शुद्धता ज़रूरी है वैसे लिखने में भी शुद्धता ज़रूरी है। अगर आप शुद्ध वाक्य रचना नहीं लिखेंगे तो गलती मालूम पड़ जाएगी और हमारा जो गद्य खंड है वो बहुत अच्छी तरीके से क्यों न लिखा हो, बहुत अच्छे हैंड राइटिंग से क्यों न लिखा हो, लेकिन कुछ ग्रामेटिकल अगर मिस्टेक्स इसमें दिखेंगी तो वो हमारी इम्प्रेशन डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से शुद्ध और अशुद्ध वाक्य रचनाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप पेज नंबर 20 पढ़ेंगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। यहाँ पे लिखा है पदक्रम संबंधी नियम। पदक्रम यानी कि सेंटेंस में जितने शब्द हैं ना वो कहाँ रखने हैं उसके भी नियम होते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है कि वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। ये सबसे आदर्श हिंदी का विधान है कि सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और अंतिम वाक्य रचना के अंतिम पद में क्रियापद आता है। इसका उदाहरण भी यहाँ पे दिया है। जैसे जितेंद्र क्रिकेट खेलता है तो जितेंद्र है कर्ता, क्रिकेट है कर्म और खेलता है क्रियापद। ये शुद्ध वाक्य रचना हुई। क्रिकेट खेलता जितेंद्र, ये अशुद्ध वाक्य रचना हुई क्योंकि यहाँ पे हिंदी में वाक्य रचना का नियम है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रियापद। आगे बढ़ते हैं। कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्राय कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कर्ता और कर्म के बीच में सेट होते हैं।
उसकी भी एक निश्चित जगह है वाक्य में। उस हिसाब से वाक्य शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध भी होते हैं। कैसे, आइए पढ़ते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। तो कौन खाना बनाती है? माँ। ये वाक्य रचना कैसी है? संप्रदान। फिर माताजी चाकू से फल काटती है, ये कारण है क्योंकि चाकू महत्व का है, उससे फल कटता है। फिर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान। पत्ते कहाँ से गिरते हैं? पेड़ से गिरते हैं। फिर लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, यदिकरण। कहाँ खेलते हैं? तो के मैदान। इस तरह से कुछ स्थलों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त होता है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कारक होता है वो कर्म के बाद भी आता है। जैसे कि प्रियदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा, सिर से पैर तक देखा, तो कारक बाद में भी आता है। प्रश्न, अब दूसरा पॉइंट समझे। प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। जैसे सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखते हैं ना, उसके पहले ये पद आता है। कौन सा पद? क्वेश्चन वाला। जैसे कि अपराधी का पता चला, तो क्वेश्चन मार्क के पहले ये आना चाहिए। फिर एक और उदाहरण है, क्यों यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। और दूसरा, आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? तो आप देखिए प्रश्न चिन्ह के पहले ये पद प्रयुक्त होता है, उससे ठीक पहले। फिर एक और वाक्य रचना के बारे में कहा गया है, क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आता है। क्रिया विशेषण, विशेषण होते हैं ना, तो उससे क्रिया विशेषण भी होते हैं। हिंदी में ये एक अलग पॉइंट है, विशेषण और क्रिया विशेषण। जो क्रिया के पहले आता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप देखिए उदाहरण में, मोहन धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे वो क्रिया विशेषण है। वो क्या कर रहा है? चल रहा है। चल रहा है वो क्रिया है, और विशेषण क्या है? धीरे धीरे। फिर और उदाहरण है, श्याम तेजी से दौड़ रहा था। श्याम कैसे दौड़ रहा था? तेजी से। तो तेजी से दौड़ रहा था, ये क्रिया विशेषण है। दौड़ना क्रिया है। ओके, और एक चीज़ है, वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। अब वाक्य रचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें से कुछ मीनिंग निकले, तर्क संबंधी होनी चाहिए। फल, फूल, पेड़, जंगल, आना जाना, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये तर्क संगत वाक्य रचना नहीं है। वाक्य रचना तर्क संगत होनी चाहिए। कैसे? यहाँ पे उदाहरण दिए, जैसे छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। देखो ये अशुद्ध वाक्य रचना है। कैसे? सही क्या होना चाहिए? सही ये होना चाहिए, छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई। एक फूल की माला होती है? नहीं होती। तो ऐसे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य होते हैं। जैसे अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं, आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, और गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, वो कैसी रचना है? अशुद्ध वाक्य रचना है, क्योंकि शुद्ध गाय का दूध तो थोड़ा ही चाहिए, हमें शुद्ध दूध चाहिए। और देखिए फिर और एक चीज़ है, न या नहीं का नकारात्मक अर्थ प्रयोग क्रिया से पहले होता है। न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। जैसे शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे शिक्षक महोदय घर पर, ये अशुद्ध वाक्य रचना है। तो नकारात्मक अर्थ है वो क्रिया से पहले होना चाहिए। क्रिया क्या है? मिलेंगे, तो इसमें नकारात्मक क्या है? नहीं। तो ये क्या कहाँ पे लिखा है? क्रिया के ठीक पहले। अब दूसरा वाक्य लीजिए, शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा शिष्य क्षमा, ये अशुद्ध वाक्य रचना है। शुद्ध क्या होनी चाहिए? शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा। इस तरह से और एक चीज़ है, आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। कभी कभी कुछ ऐसे संवाद होते हैं ना जिसमें हम आग्रह करते हैं। तो जैसे चलोगे ना, हमारे साथ आओगे ना, मेरा खाना खाओगे ना, मेरे साथ बैठोगे ना, तो ये न है ना, वो लास्ट में बाद में आता है। फिर तुम भी जाओ ना, तुम भी जाओ ना उसके साथ, तुम भी उसके साथ आओ ना, तुम भी यहाँ बैठो ना। तो ये न का जब आग्रह करना हो या कुछ उसके बारे में एकदम परफेक्ट इच्छा से उसको कुछ कहना हो कि ये तो तुम्हारे साथ होना ही चाहिए या तुम्हें करना ही है, तो आग्रह सूचक शब्द न है वो क्रिया के बाद में आता है, अंतिम वाक्य के अंतिम छोर में आता है। और अन्वय संबंधी भी नियम है। जैसे
यहाँ पे उदाहरण ही देखते हैं। माँ ने लड़की को बुलाई, तो ये तो कैसी मनगढ़ंत हिंदी हो गई, ये शुद्ध हिंदी नहीं है। माँ ने लड़की को बुलाया। फिर क्या आपने मीना को पहचानी? क्या आपने मीना को पहचाना? कभी कभी ऐसी हिंदी हम साउथ इंडियन लोगों को, हिंदी का ज़्यादातर मुहावरा नहीं होता, माहौल नहीं होता वहाँ पे, वो तो अपनी लैंग्वेज और इंग्लिश बोलते हैं, तो कभी कभी ऐसी अशुद्ध हिंदी वाक्य रचनाएँ उनसे सुनने को मिलती है। मेरा कंपास बॉक्स मुझे दे दिए तो ये अशुद्ध वाक्य रचना है, मेरा कंपास बॉक्स मुझे दे दीजिए। तो आपको जब अभी एग्ज़ाम के क्राइटेरिया से मैं आपको बताती हूँ कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य रचना के और भी उदाहरण यहाँ पे पेज नंबर 21 में दिए हैं, आप उसे पढ़ लीजिए। अभी 9th स्टैंडर्ड में जैसे परीक्षा के हिसाब से देखें तो इसमें आपको ग्रामर में वाक्य दिया गया होगा और आपको पूछा गया होगा कि ये कैसी वाक्य रचना है, शुद्ध है या अशुद्ध है। या दूसरा तरीका ये है कि आपको एक वाक्य दिया गया होगा, उसको कहा और सूचना दी गई होगी कि अशुद्ध वाक्य रचना को शुद्ध कीजिए। तो आपको अच्छी तरह से समझकर उस अशुद्ध वाक्य रचना को शुद्ध करना है। ज़्यादातर हमने जैसे ये पिछले उदाहरण देखे ना, ऐसे ही उदाहरण हमें ग्रामर में पूछे जाते हैं, हिंदी व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो जैसे देखो एक और उदाहरण है गलत, तुम्हारी स्कूल कहाँ है? तुम्हारा स्कूल कहाँ है, क्योंकि स्कूल हिंदी में पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के हिसाब से तुम्हारा या तुम्हारी आता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। पेज नंबर 22, 23 और 24 पर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। एक स्वाध्याय भी दिया गया है, तो आपको अभी हिंदी व्याकरण में ये जो जैसे जितने भी यहाँ पे उदाहरण है सभी को आपको पढ़ना है, और ये स्वाध्याय के जो वाक्य है 15 वाक्य वो आपको शुद्ध करके लिखना है। ये आपका प्रैक्टिस वर्क है, ये आपका होमवर्क नहीं है, क्योंकि अभी आपके सामने है, आपको इसमें से ढूंढ कर लिखना है, इसीलिए ये आपका ग्रामर का प्रैक्टिस वर्क है जो आपको अच्छी तरह से करना होगा। तो इस तरह से आज ये अशुद्ध और शुद्ध वाक्य रचना यहाँ पे समाप्त होती है, और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पाठ के और काव्य के बारे में बात करेंगे। आप अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।